कहते हैं कि पिता के जाने के बाद घर की छत गिर जाती है, लेकिन कभी कभी उसी छत के नीचे छिपे लालच के साए रिश्तों को निगलने लगते हैं। आज रामदीन जी की 13वीं का दिन है। अभी पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर की नींव हिलने वाली है। देखिए कैसे एक बहन की आंखों में आंसू नहीं बल्कि जमीन का नक्शा तैर रहा है। मीना, यही सही मौका है। आज गांव के बड़े बूढ़े यहाँ मौजूद हैं। अगर आज बात नहीं की तो ये सीधा साधा रवि सब अपने नाम करवा लेगा। शहर वाली जमीन पर बिल्डर की नजर है, करोड़ों की है वो। पर सुनील, लोग क्या कहेंगे? अभी तो पिताजी की पगड़ी की रस्म भी पूरी नहीं हुई। दुनिया तो बातें बनाती रहेगी। गरीबी में कोई साथ नहीं देता। जा, शुरू हो जा। तभी मीना आंगन के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। सबके बात करने की आवाजें बंद हो जाती हैं। माँ, भाई, मुझे माफ पर करना, लेकिन मुझे आज ही फैसला चाहिए। पिताजी ने मरते वक्त मुझे वादा किया था कि शहर वाली जमीन और पुश्तैनी जेवर मेरे होंगे। दीदी, आप ही क्या कह रही हैं? आज के दिन पिताजी की तस्वीर अभी भी वही रखी है। कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलने दीजिए। शांति पैसों से आती है रवि। तू तो यही रहेगा, इस बड़े घर में राज करेगा। मेरा क्या? मैं तो पराया धन हूँ। मुझे मेरा हिस्सा देकर आज ही फारिग करो। हाँ भाई साहब, मीना ठीक कह रही है। कानूनन भी आधा हक उसका है। और सुना है पिताजी ने एक वसीयत भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ खास लिखा था। कहाँ है वो कागज? सुनील जी, पिताजी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सिर्फ प्यार छोड़ा था। लेकिन अगर आपको कागज ही चाहिए। बेटा, ये क्या हो रहा है? मीना, तू तो ऐसी नहीं थी। ये गहने तो तेरी शादी में भी दिए थे। वो तो मेरा हक था माँ। अब मुझे वो सब चाहिए जो मेरा है। रवि, तू वो संदूक की चाबी दे रहा है या मैं पंचायत बुलाऊं? चाबी मिल जाएगी दीदी, लेकिन याद रखना, संदूक में जो निकलेगा शायद उसे आप संभाल ना पाए। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था? क्या मीना को वो करोड़ों की जमीन मिलेगी या रवि के पास कोई ऐसा पत्ता है जो बाजी पलट देगा? क्या ये सिर्फ बंटवारा है या किसी गहरे राज की शुरुआत? इंसान समझता है कि वो पुश्तैनी संदूक से सोना और चांदी निकालेगा, पर अक्सर उन संदूक में बरसों पुराने वो सच बंद होते हैं जिन्हें सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। रवि धीरे से संदूक का ताला खोलता है। एक भारी आवाज के साथ संदूक खुलता है। अंदर कुछ पुराने कपड़े, माँ के गहनों की पोटली और कुछ पीले पड़ चुके कागजात थे। हटो पीछे, पहले मुझे गहने देखने दो। माँ, ये वही 9 लखा हार है ना जो दादी ने तुम्हें दिया था? और ये सोने की चूड़ियाँ? गहने बाद में देखना मीना, पहले वो शहर वाली जमीन के कागज देखो। कहाँ है वो रजिस्ट्री? रजिस्ट्री इसी में है सुनील जी, लेकिन रुकिए, कागजों के साथ पिताजी का एक खत भी है। शायद उन्होंने ये हमारे लिए ही छोड़ा था। खत वत बाद में पढ़ना, पहले ये देखो कि जमीन किसके नाम है। रवि, तू पढ़कर सुना, इसमें क्या लिखा है? रवि खत खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। मेरे बच्चों, ये जायदाद मैंने खून पसीने से बनाई है। शहर वाली जमीन की कीमत आज करोड़ों में है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। जिसने भी उस जमीन को लिया, उसे मेरे द्वारा लिया गया वो गुप्त कर्ज भी चुकाना होगा जो मैंने मीना की शादी और व्यापार के लिए शहर के लाला से लिया था। अगर वो कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन और ये घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। आंगन में सन्नाटा छा जाता है। मीना और सुनील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैसा कर्ज और कितना? दीदी, पिताजी ने लिखा है कि शहर वाली जमीन तो साफ सुथरी है, लेकिन गांव की ये बंजर जमीन और ये घर लाला के 50 लाख के कर्ज के बदले गिरवी रखे हुए हैं। जो इस घर में रहेगा उसे वो कर्ज चुकाना होगा, वरना ये घर नीलाम हो जाएगा। सुनील मीना से फुसफुसाते हुए, देख मीना, शहर वाली जमीन की कीमत 2 करोड़ है और वो कर्ज से मुक्त है, लेकिन इस पुराने घर और बंजर जमीन की कीमत 10 लाख भी नहीं है और इस पर कर्ज है 50 लाख का। अगर हम शहर वाली जमीन ले लें तो हम फायदे में रहेंगे। रवि को ये घर और कर्ज लेने दे, वो जिंदगी भर चुकाता रहेगा और अंत में जेल जाएगा या घर से बेघर होगा।
मीना मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए। रवि, देख भाई, मैं तो पराई हो गई हूँ। मैं इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगी? तू तो बेटा है, तू इस घर को और माँ को संभाल। मैं शहर वाली जमीन ले लेती हूँ ताकि कम से कम मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। क्या तू अपनी बहन के लिए इतना त्याग नहीं करेगा? बेटी, ये तू क्या कह रही है? 10 लाख की जमीन पर 50 लाख का कर्ज? रवि तो सड़कों पर आ जाएगा। रवि लंबी खामोशी के बाद एक समझदार मुस्कान के साथ, ठीक है दीदी, आप शहर वाली जमीन और माँ के गहने ले जाइए। मैं ये घर, ये बंजर जमीन और पिताजी का ये 50 लाख का कर्ज सब अपने नाम करता हूँ। रवि, तुम तो बहुत अच्छे हो, परंतु तू ये कर्ज चुकाएगा कैसे? तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। दीदी, एक बात याद रखना, मिट्टी कभी बंजर नहीं होती, इंसान की नीयत बंजर होती है। आपने वो चुना जो चमकता है, मैंने वो चुना जो जुड़ा हुआ है। बेटी, रवि अकेला इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा? उसे बंजर जमीन दे रही है, वहां तो घास भी नहीं उगती। माँ, तुम रवि का पक्ष लेना बंद करो। उसने खुद कहा है कि उसे शांति चाहिए, तो ले ले शांति। कागज तैयार करो, मैं आज ही दस्तखत करूंगी। रवि बिना कुछ बोले कागजों पर दस्तखत कर देता है। मीना और सुनील जीत की मुस्कान के साथ गहने और कागज समेटते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। तभी रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो संदूक के सबसे निचले हिस्से से एक छोटा सा फटा हुआ नक्शा निकालता है, जो उसने सबको नहीं दिखाया था। रवि ने आखिर उस बंजर जमीन के लिए इतना बड़ा कर्ज अपने सिर क्यों लिया? और वो नक्शा, उस बंजर जमीन के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसकी खबर ना मीना को है ना सुनील को? दुनिया की नजरों में रवि एक हारा हुआ इंसान था, एक ऐसा भाई जिसने अपनी चालाक बहन के लिए अपने गले में मौत का फंदा डाल लिया था। 50 लाख का कर्ज और ये सूखी मिट्टी। लेकिन रवि की आंखों में हार नहीं, एक दूरंदेशी थी। वो जानता था कि जो मिट्टी ऊपर से पत्थर दिखती है, उसके सीने में कभी कभी पारस छिपा होता है। रवि बेटा क्यों अपनी जान सुखा रहा है? इस जमीन पर तो आज तक घास का एक तिनका नहीं उगा। तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है? काका, पिताजी अक्सर कहते थे कि इस जमीन के नीचे ठंडा सोना बहता है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। पागल हो गया है तू? शहर जा, कोई नौकरी कर, वरना लाला तुझे और तेरी माँ को घर से निकाल देगा। काका वहां से चला जाता है। रवि फिर से खुदाई में जुट जाता है। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। रवि चौंकता है, जल्दी जल्दी मिट्टी हटाता है। नीचे पत्थर की एक मोटी परत दिखाई देती है। वो पत्थर हटाता है और वहीं सदियों पुराना पानी का कुआं सामने आ जाता है। मिल गया! ये बंजर जमीन नहीं है, ये तो मीठे पानी का वो प्राकृतिक स्रोत है जो बरसों पहले लुप्त हो गया था। और यहाँ की मिट्टी, ये मिट्टी साधारण नहीं, इसमें वो खनिज हैं जो औषधीय पौधों के लिए सबसे उत्तम है। मीना, शहर वाली जमीन का सौदा हो गया है। एक बिल्डर उसे 3 करोड़ में ले रहा है। बस 2 महीने और फिर हम यहाँ के सबसे अमीर लोग होंगे। बेचारा रवि, माँ का फोन आया था, कह रही थी कि रवि दिन रात उस पत्थर वाली जमीन पर पागलों की कर रहा है। अच्छा हुआ हमने वो मुसीबत उसे दे दी। अरे उसे तो लाला का नोटिस भी मिल गया होगा। 50 लाख कहाँ से लाएगा वो? बहुत जल्द वो दाने दाने को मोहताज होगा। तभी सुनील के फोन पर एक मैसेज आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या हुआ? किसका मैसेज है? वो जो शहर वाली जमीन हमने बिल्डर को बेची थी, उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। पता चला है कि पिताजी ने उस जमीन को किसी और को भी गिरवी रखा था, जिसके बारे में उन्होंने वसीयत में नहीं लिखा। पासा पलट चुका था। जिसे मीना अपना खजाना समझ रही थी, वो कानूनी मकर जाल में फंस गया था। और जिसे दुनिया बंजर जमीन कह रही थी, वहां रवि ने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो करोड़ों से भी कीमती था। क्या रवि अपनी बहन की मदद करेगा या लालच की आग मीना को भस्म कर देगी? वक्त का पहिया जब घूमता है
तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। मीना ने सोचा था कि उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पकड़ ली है, पर उसे क्या पता था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शहर की चकाचौंध अब उसे डराने लगी थी, जबकि गांव की वो बंजर मिट्टी अब सोना उगलने को तैयार थी। सुनील, क्या कहा बिल्डर ने? स्टे कब हटेगा? हमें पैसों की सख्त जरूरत है। लाला के आदमी यहाँ भी चक्कर काट रहे हैं। कोई स्टे नहीं हटने वाला। तुम्हारे बाप ने शहर वाली जमीन पर एक ऐसा कानूनी पेच फंसाया था जिसे सुलझाने में बरसों लग जाएंगे। बिल्डर ने अपना एडवांस पैसा वापस मांगा है, वरना वो हमें जेल भिजवा देगा। पर वो पैसे तो हमने खर्च कर दिए। वो गहने, वो भी तो बैंक में गिरवी रखे हैं। कुछ करो सुनील। मैं क्या करूं? तुमने ही कहा था कि शहर वाली जमीन ले लो, अब भुगतो। सुना है तुम्हारा भाई रवि उस बंजर जमीन पर कुछ बड़ा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसने वहां से करोड़ों का सफेद सोना निकाला है। सफेद सोना? उस पत्थर वाली जमीन पर? ये नामुमकिन है। उधर गांव का वही खेत है जहां कभी पत्थर पड़े थे। वहां अब बड़ी बड़ी मशीनें और पाइपलाइन लगी हैं। रवि खेत के बीच खड़ा है और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक साफ दिखाई देती है। बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो हम दाने दाने को तरस रहे थे और आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? माँ, उस जमीन के नीचे मीठे पानी का जो सोर्स मिला था वो असल में मिनरल वाटर की एक बहुत बड़ी कंपनी के काम का है। और जो पत्थर यहाँ निकल रहे थे वो साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कीमती मार्बल और क्वार्ट्स हैं। मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया था। उन्होंने कहा कि इस जमीन की कीमत उस शहर वाली जमीन से 10 गुना ज्यादा है। पर वो 50 लाख का कर्ज, वो लाला तो कल आने वाला था। माँ, मैंने कंपनी से एडवांस ले लिया है। कर्ज की पहली किश्त कल सुबह जमा हो जाएगी। आपकी दुआओं ने इस बंजर जमीन को जन्नत बना दिया। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। मीना और सुनील उतरते हैं। मीना की हालत खराब है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान है। रवि, मेरे भाई, मुझे पता था तू कमाल कर देगा। देख, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। आइए दीदी, शहर की हवा रास नहीं आई क्या? अचानक गांव की याद कैसे आ गई? अरे रवि भाई, वो दरअसल बात ये है कि उस दिन बंटवारे में थोड़ी गलती हो गई थी। वो जो कागज थे ना, उनमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। हमने सोचा क्यों ना हम फिर से मिल बैठकर सब बराबर बराबर बांट लें। हाँ भाई, आखिर हम एक ही खून तो है। ये इतनी बड़ी कामयाबी तू अकेला कैसे संभालेगा? मैं और सुनील यहाँ रहकर तेरी मदद करेंगे। तू ये कर्ज और ये पत्थर का काम हमें दे दे और शहर वाली जमीन तू रख ले। दीदी, जब ये जमीन बंजर थी और इस पर 50 लाख का कर्ज था, तब तो आप इसे छूना भी नहीं चाहती थी। आज जब यहाँ पानी और पत्थर की जगह पैसा दिखने लगा तो आपको खून का रिश्ता याद आ गया। तू मुझे ताना मार रहा है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा आधा हिस्सा है इस कामयाबी में। हक कागजों से मिलता है दीदी, और कागजों पर आप दस्तखत कर चुकी हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। तभी रवि एक लिफाफा निकालता है। सुनील की आंखें चमक जाती हैं। इसमें क्या है? चेक है क्या? इसमें वो सच है जो पिताजी ने मुझसे कहा था, पर मैंने आपसे छिपाया था क्योंकि मैं आपकी नीयत आजमाना चाहता था। इंसान को लगता है कि वो खेल खेल रहा है, पर नियति के अपने ही मोरे होते हैं। रामदीन जी ने मरते वक्त सिर्फ जायदाद नहीं बांटी थी, उन्होंने अपने बच्चों के चरित्र की परीक्षा ली थी। आज वो लिफाफा खुलने वाला है जो ये तय करेगा कि इस खानदान का असली वारिस कौन है, वो जिसने चमक चुनी या वो जिसने जिम्मेदारी। अरे पढ़ भी भाई, क्या लिखा है इसमें? क्या ये कोई और प्रॉपर्टी है? रवि धीमी आवाज में पढ़ना शुरू करता है। मेरे बच्चों, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि बंटवारा हो चुका है। मैंने जानबूझकर शहर वाली जमीन को कानूनी उलझनों में छोड़ा था और गांव की बंजर जमीन पर 50 लाख का झूठा कर्ज दिखाया था। मीना और सुनील के कान खड़े हो जाते हैं। क्या? झूठा कर्ज? रवि, इसका मतलब तूने कोई कर्ज नहीं चुकाया? रवि आगे पढ़ता है। असल में वो 50 लाख का कर्ज कोई बैंक लोन नहीं था, बल्कि वो मेरी एक वसीयत की शर्त थी। जो भी बच्चा लालच को छोड़कर अपनी माँ और इस बंजर मिट्टी की जिम्मेदारी उठाएगा,
और उस 50 लाख को ममता और मेहनत से चुकाने का संकल्प लेगा, असल में वही इस परिवार के गुप्त खजाने का हकदार होगा। कौन सा गुप्त खजाना? साफ साफ बोल रवि। रवि खत का अगला हिस्सा पढ़ता है। इस बंजर जमीन के नीचे प्राचीन काल का एक मीठे पानी का सोता और कीमती पत्थरों की खान है, जिसकी जानकारी मैंने गुप्त रखी थी। जो लालची होगा वो चमकती हुई शहर की जमीन चुनेगा और कानूनी मुकदमों में फंस जाएगा, लेकिन जो समझदार होगा वो मिट्टी को चुनेगा और मिट्टी उसे सोना देगी। ये नहीं हो सकता। पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उनकी बेटी थी। पिताजी ने आपके साथ नहीं दीदी, आपने खुद के साथ ये किया। उन्होंने आपको मौका दिया था। अगर उस दिन आप माँ को अपने साथ ले जाने की जिम्मेदारी उठाती और कहती कि भाई कर्ज हम मिलकर बांटेंगे, तो पिताजी ने लिखा है कि ये खजाना दोनों का होता। पर आपने क्या चुना? आपने माँ को छोड़ दिया, मुझे कर्ज के बोझ तले दबा दिया और सिर्फ मलाई खाना चाहिए। ये सब चाल है। तूने पिताजी को सिखाया होगा। हमें हमारा हिस्सा चाहिए, वरना मैं सबको कोर्ट ले जाऊंगा। कोर्ट? सुनील जी, आप भूल रहे हैं, कोर्ट में तो आपकी शहर वाली जमीन पहले से ही फंसी है। और ये कागज, इस पर साफ लिखा है कि अगर किसी ने लालच में आकर दूसरे को धोखा देने की कोशिश की तो उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मीना घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने माँ के गहने छीन लिए थे और रवि को पुराने घर के मलबे में छोड़ दिया था। रवि, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी हो गई थी। मुझे वो पत्थर नहीं चाहिए। मुझे मेरा परिवार चाहिए। मैं सड़कों पर आ गई हूँ रवि। बिल्डर मुझे जेल भिजवा देगा। बेटा रवि, ये तेरी बहन है। माना इसने गलती की, पर क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? रिश्तों की अदालत में जब फैसला होता है तो जीत हमेशा सच की होती है। रवि बहा कुछ नहीं बोलता। बहा माँ को लेकर घर आ जाता है। जिंदगी के इम्तिहान में इंसान कई बार कागज के टुकड़ों को ही जीत मान लेता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब वो अपने भीतर के अंधेरे को हरा देता है। रवि पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाता है, एक पल ठहरता है और फिर वही करता है जो सही होता है। वो अपनी जेब में से चेक बुक निकालता है और एक चेक साइन करके चुपचाप मेज पर रख देता है। रवि भाई, कितना लिखा है? 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा? आखिर अब तो तुम राजा बन गए हो। सुनील जी, इस चेक पर मैंने 50 लाख की रकम लिखी है। वही 50 लाख जो आपने मेरे सिर पर मढ़ दिए थे। ये चेक आपके लिए नहीं, बल्कि उस शहर वाले लाला और बिल्डर के नाम है, जिनका कर्ज आप पर चढ़ा है। रवि, तू हमारा कर्ज चुका रहा है? पर क्यों? मैंने तो तेरे साथ। क्योंकि आप मेरी बहन हैं और हमारे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, अगर घर का एक कोना जल रहा हो तो दूसरे कोने में बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, वरना पूरा घर राख हो जाता है। मैं आपको जेल जाते नहीं देख सकता। वाह, ये हुई ना बात। लाओ चेक मुझे दो, मैं अभी शहर जाकर सब रफा दफा कर देता हूँ। रुकिए, ये चेक आपको नहीं मिलेगा। मेरे वकील खुद जाकर ये कर्ज चुकाएंगे। और एक बात, शहर वाला फ्लैट और वो जमीन अब आपके नहीं रहे, वो बैंक जब्त कर चुका है। आपके पास रहने को कोई जगह नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे रवि? सड़कों पर? पिताजी की वसीयत में एक और बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, जो मिट्टी से प्यार करेगा मिट्टी उसे पालेगी। अगर आप दोनों को छत चाहिए तो आपको इस खेत में एक साधारण मजदूर की तरह काम करना होगा, पसीना बहाना होगा। जब आप अपनी मेहनत से पहली रोटी कमाएंगे, तब आपको इस बंजर जमीन की असली कीमत समझ आएगी। क्या मैं मजदूर बनूंगा? कभी नहीं। चुप रहिए सुनील। लालच ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है। रवि सही कह रहा है। हमने हमेशा दूसरों का हक छीनना चाहा, कभी खुद कमाना नहीं सीखा। भाई, मुझे वो भाई वापस चाहिए जिसे मैंने खो दिया था। क्या तू मुझे माफ कर पाएगा? क्या मैं फिर से इस घर की बेटी बन सकती हूँ? दीदी, भाई कभी नाराज हो सकता है, पर पराया नहीं। माँ कब से आपकी राह देख रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है।
मीना ने अब गहने नहीं बल्कि फावड़ा उठाने का फैसला किया। उसने जान लिया है कि पसीने की खुशबू इत्र से कहीं ज्यादा मीठी होती है। और रवि ने साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि बिखरते हुए रिश्तों को समेटने में है। याद रखिए, बंजर जमीन को तो पानी से सींचा जा सकता है, पर बंजर दिल को सिर्फ प्रेम और माफी से ही हरा भरा किया जा सकता है।